ओके, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हमारा हेडिंग होगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। मतलब हमें को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कितनी हीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग सम वर्क, ठीक है। क्या हुआ, 1942 में एक साइंटिस्ट थे जे मेयर, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क कैसे होते हैं, आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अच्छा भाई, मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अगर 1 जूल ऑफ हीट है तो 1 जूल ऑफ हीट से तुम 1 जूल ऑफ वर्क निकाल सकते हो, या अगर तुम 1 जूल ऑफ वर्क करोगे तो तुम्हें 1 जूल ऑफ हीट मिल सकती है, ठीक है। ऐसा इनका कहना था। इसलिए इन्होंने कहा हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट है, हीट से हम वर्क निकाल सकते हैं, या वर्क करोगे तो तुम्हें हीट मिल सकती है, ठीक है। ऐसा समझो कि सर हम आपकी गाड़ी आवाज़ ही चलाते नहीं हैं, आ रही। सभी लोगों को वही दिक्कत है सर बीच बीच में बहुत जा रही सर आपकी आवाज़। यार। ओके, सो क्या हुआ बाद में 1943 में, द साइंटिस्ट केम जूल, ही इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। क्या कहा इन्होंने कि 1 कैलोरी ऑफ हीट से मैक्सिमम कितना काम निकाला जा सकता है, तो कितना जूल ऑफ वर्क यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 कैलोरी ऑफ हीट। सो ही सेड एंड इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। मतलब कैलोरी is a unit of energy and work and joule is a unit of also energy and work. तो 1 calorie is equals to, we can say 1 calorie is equals to 4.18 जूल। वी कैन से दैट एक रिलेशन हमें मिला कैलोरी और जूल के बीच में। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे हमने देखा रास्ते में हमें एक टर्म मिलेगी जिसका नाम है वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बोला है ये, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, किसी को पता है व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, एनीवन? सर या बोलो। सर वो दो एग्जांपल वापस बताओ ना, रेफ्रिजरेटर और पेट्रोल वाले। बता दो, यस। पहले ये बताओ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस किसी को पता है? नो, देखते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। पहले हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं वो इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों बताऊंगा, ठीक। फॉर any given substance, for any given substance, the amount of water, which has same heat capacity, which is that of substance, which is that of क्या लिखा हमने, फॉर अ गिवन सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज सेम हीट कैपेसिटी विच इज दैट अमाउंट लिखना चाहिए, विच इज that of substance, then this amount, this is correct now, amount of water is termed as water equivalent of that सब्सटेंस। क्या भूल भुलैया बना के रखी है यहाँ पे, ठीक। ये कहना क्या चाहते हैं, देखो बड़ा सिंपल है। मान लिया हमारे पास एक बॉडी है, एक सब्सटेंस है, बॉडी कहते हैं थोड़ी देर के लिए इसे, दिस इज़ अ बॉडी, ठीक है। उसका मास है m⁻⁵b, ठीक है। इस भाई साहब को, इस बॉडी को
हीट दी हमने, कितनी हीट दी, मान लो हमने इसको हीट दी डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी से। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा, किसका, मास ऑफ बॉडी एम बी का। ठीक है, इसको वाटर के साथ तोला जाए, इसको वाटर के साथ अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या कहते हैं ये कि क्या करो, इसी को इन टर्म्स ऑफ वाटर हमें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं ये, इन्होंने कहा कि मुझे कितने अमाउंट का वाटर लगेगा, कितना मास ऑफ वाटर मुझे लगेगा, ठीक है, ताकि मैं इसको भी डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट दूँ और इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज़ हो जाए, और इसका मास कितना होगा, ये मास ऑफ वाटर कितना होगा, ये करने के लिए। ठीक है, मतलब इसके साथ हम इसको कंपटीशन में लेकर आ रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज़ करने के लिए मैंने डेल्टा क्यू की हीट दी। सेम अगर बॉडी को वाटर से रिप्लेस कर दे, बॉडी को हम वाटर से रिप्लेस कर दे, तो कितने मास, कितने किलो का वाटर हमें लेना पड़ेगा, ताकि इसको भी अगर हम सेम हीट देते हैं जितनी हम इस बॉडी को देते थे, और इस वाटर का भी सेम टेम्परेचर बढ़ जाए जितना इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, इसको हमने कहा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हम यहाँ पे बता देते हैं कि बॉडी की स्पेसिफिक हीट अलग होगी ना, लेट से एस बी होगी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग होगी, लेट से वो एस डब्ल्यू होगी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, हम दोनों को हीट सेम सप्लाई करने वाले हैं, दोनों का टेम्परेचर भी सेम होने वाला है। ठीक है, इसका मास कितना होगा, बॉडी का मास कितना है, कंपैरिजन हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने लिखा भाई यहाँ पे डेल्टा क्यू ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, सेम हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। क्या रिलेशन हमें मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, सो एम बी एस बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, दैट इज एम डब्ल्यू, स्पेसिफिक हीट वाटर इज एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्या हमने डिफाइन किया, बॉडी को हम डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं, वाटर को भी हम डेल्टा क्यू हीट देंगे, और बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज़ होगा तो वाटर का भी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब ये 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर 2 जूल ऑफ हीट सप्लाई कर रहेंगे तो वाटर को भी 2 जूल ऑफ हीट सप्लाई करो। तो ऐसा होने के लिए वाटर का मास कितना होना चाहिए, ऐसा पूछ लिया। हमने कहा ठीक है, ये रिलेशन बिल्टअप करो, दोनों को हम सेम हीट दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे सेम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब दोनों साइड पे टेम्परेचर कट हो जाएगा सेम। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक रिलेशन बनाया, क्या मिला मुझे चाहिए था मास ऑफ वाटर, तो हमने लिखा मास ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये एम बी इंटू एस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू डब्ल्यू। ये रिलेशन से हमें वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। बॉडी के मास के कितने बराबर पानी का मास हम ले ताकि ये सेम हीट से सेम टेम्परेचर बढ़ जाए, वो रिलेशन हमें यहाँ पे मिल गया। कितना मास लोगे तो ये फॉर्मूला से हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, इसे लिख लो, हम आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन क्या लिखा, अ वाटरफॉल इज़ 50 मीटर हाई। वाटरफॉल है, यहाँ से कोई वाटरफॉल दिखा है हमने, वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है। ठीक है, 50 मीटर हाई, दिस इज़ अ 50 मीटर हाई वाटरफॉल। ओके, 50 मीटर कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 किलो का पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, इफ़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट दी है। स्पेसिफिक हीट कौन से सिंबल से हम दिखाते हैं, एस से। स्पेसिफिक हीट कितनी दी है यहाँ पे वाटर की, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जब ये पानी यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ हिट करने के बाद उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो टेम्परेचर कितना, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द फॉल, ये हमें पूछा। हमने सोचा कैसे करें इस क्वेश्चन को। हमने जो कुछ अभी पढ़ा है वहाँ से कुछ लॉजिक लगाते हैं, और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है,
वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? एक इक्वेशन पता है काइनेमेटिक्स का? एक नहीं, हमें तो 3 इक्वेशन पता है। क्या इक्वेशन होते हैं काइनेमेटिक के? जहाँ पे हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन मिले मेरे पास, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वाला इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, फ्री फॉल है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। तो हमने लिखा वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और s को हम h से डिनोट कर देते हैं, दैट इज़ 50 मीटर। तो यहाँ से v हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। वेलोसिटी जब वो फॉल करेगा यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी है? 50। ठीक है, तो ये 100 और बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड वाटर की वेलोसिटी होगी व्हेन इट हिट्स दी बॉटम ऑफ दी वाटरफॉल। ओके, एक चीज़ मैंने ये निकाली। अच्छा, अभी रास्ते में हम आगे कैसे चल रहे हैं देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट एंड बिफोर दैट इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। ओके, सो मुझे वेलोसिटी मिल गई। अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। हम सेकेंड पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी के कारण ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो थर्ड पॉइंट में हम मेंशन करेंगे। सो वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी, एंड देन वी विल फाइंड हाउ वी रिलेटेड एंड रीच टू द टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। हम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर गेन्ड पर सेकेंड। हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मास नहीं दिया है। क्या दिया है? मास रेट दिया है, 2 kg पर सेकेंड दिया है। ठीक है, एट दी बॉटम। सो बॉटम में जब ये आ जाएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी वो हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हमने निकाल ली, अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू मास फ्लो रेट इंटू वी स्क्वायर। हाफ है, मास पर सेकेंड कितना है? 2 kg पर सेकेंड, तो इसको 2 लिखा। हमें वेलोसिटी कितनी मिली है? 10 रूट 10 दैट इज़ 1000। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितनी मिली मुझे? 1000 जूल पर सेकेंड। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई वाटरफॉल की। मेरी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। स्टेप 3 में हम अभी क्या करते हैं देखते चले जाओ। सो आई एम राइटिंग स्टेप 3 हियर। इफ़ टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना बढ़ गया? लेट्स से डेल्टा टी से बढ़ गया। इफ़ टेम्परेचर ऑफ वाटर is raised by delta t at bottom, डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या है? एम एस डेल्टा टी। अभी कितनी हीट उसे मिली? ये काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हीट। हीट कहाँ से मिलेगी? ये पानी फटाफट नीचे गिर रहा है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोलिजन हो रहा है एंड हीट बढ़ रही है। सो ये हमारे पास है 1000 इज इक्वल्स टू मास कितना है हमारे पास? हाउ मच इज द मास? चलो हमें डेल्टा टी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डेल्टा टी के फॉर्म में फ्रेम कर देता हूँ। डेल्टा टी यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू एस। तो यहाँ से हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। डेल्टा क्यू कितना है? विच इज़ नथिंग बट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। हमें पता है ना, वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमने इसको लिखा 1000 डिवाइडेड बाय मास कितना है? हाउ मच इज द मास? इट इज़ गिवन एज 2 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी है पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे पुट किया पर सेकेंड, मास का भी पर सेकेंड है, तो ये पर सेकेंड वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट वाइज हमने सब चीज़ें सही की हैं। इनटू स्पेसिफिक हीट कितनी है रे?
हाउ मच इज द स्पेसिफिक हीट? 1 calorie per gram 1 divided by कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको जूल में आंसर लिखना चाहता हूँ, जूल में आंसर लिखना चाहता, तो हम कैलोरी में ही निकालते हैं। लेट्स से कि हमें कैलोरी में लेना पड़ेगा यूनिट। सो मैंने इसको 2 लिखा, मास किस में है 2 kg पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राम में कर लेते हैं, तो इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो कैलोरी में नहीं चाहिए मुझे, आंसर किस में चाहिए, जूल में चाहिए। हम क्योंकि मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जूल में मेंशन की है, तो ये जो स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को मैं लिखना चाहता हूँ 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब कैलोरी को मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 4.18, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 4.18 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 इंटू क्या किया मैंने यहाँ पे 1 इंटू 4.18, ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पे ये 1000 चला जाएगा, मैं फिर से बताऊँगा कैलकुलेशन, चिंता की कोई बात नहीं है। 1000 चला जाएगा, कितना हमें मिला यहाँ से डेल्टा टी मिला 1/2 इंटू ये 4.18, ठीक है। ये कुछ लगभग आएगा 0.1194 के करीब, ठीक है। इतना टेम्परेचर, कितना छोटा टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो हमें डेल्टा टी मिला, दिस इज द राइज इन टेम्परेचर व्हेन द वाटर इज फॉलिंग एट द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल, ठीक है। इसको फिर से एक बार समझा जाए, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा था, यहाँ पे पानी गिरने के बाद इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो वो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैसे आया उसकी हमें तलाश थी। डेटा में ऐसा गिवन था कि 50 मीटर हाई का वाटरफॉल था, इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वहाँ से नीचे गिरेगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट, मतलब वो कितनी हीट लेगा 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो दिया था 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये याद ही रखना, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो कितना बोलेंगे हम 4.1 है, एक बात। दूसरा यहाँ पे क्या गिवन था कि ये जो है पानी वो कितना गिर रहा है, तो क्वांटिटी बताई थी हमें कि 2 kg 1 सेकेंड में पानी नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो पूछा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट की, वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि बात सही है ना कि अगर मैं 50 मीटर से 100 मीटर के हाइट से अगर पानी को फेंकूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी एट द बॉटम, तो मतलब मुझे पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया यूजिंग सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as से। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की, a को g पुट किया, s को h पुट किया। सो v इज इक्वल्स टू √2gh। सो g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 50 पुट की हमने। सो वेलोसिटी हमें मिल गई 10√10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने कहा कि भैया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर गेन पर सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर गेन पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया है 2 kg पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये मास की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, क्या है, मास फ्लो रेट है। तो मास पर सेकेंड मतलब काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड मिल जाएगी, हाफ mv², v तो पहले से मिल चुका था, मास फ्लो रेट हमने 2 पुट किया, तो ये हमें मिला 1000 जूल, नहीं 1000 जूल पर सेकेंड। सो वी गॉट काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। यही एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट में, फटाफट नीचे गिरेगी, उसमें से कितनी हीट में कन्वर्ट हुई, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हीट में कन्वर्ट होगी। तो हमें हीट वाला इक्वेशन पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा क्यू है उसको हम क्या पुट करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जूल पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मास को भी हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 kg पर सेकेंड, मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ मास को kg पर सेकेंड के यूनिट में। तो यूनिट वाइज मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, हमने कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं की, क्योंकि इसको जूल पर सेकेंड पुट किया, मास को भी मैंने kg पर सेकेंड पुट किया, तो वैसे भी सेकेंड कट हो जाने वाला है, इस रिलेशन में कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। सो मेक श्योर व्हेनेवर वी सब्स्टिट्यूट
ये अगर जूल में लेंगे तो मास भी केजी में आना चाहिए। अगर ये जूल पर सेकेंड है तो ध्यान रखना मास भी कितने होना चाहिए, केजी पर सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, ये क्रिटिकल बात हमने अक्लेम कर दी। आगे चले हम, यहाँ से हमें डेल्टा टी चाहिए था, डेल्टा टी के टर्म में लिखा, एम और एस नीचे चले गए, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू एस। ठीक है, डेल्टा क्यू कितना है 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू हमने जूल पर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट की। मास 2 केजी पर सेकेंड था, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, सो 2 इंटू 1000 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो 2 केजी पर सेकेंड हमने 2 ग्राम पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम है। यार यहाँ पे कैलोरी ले रहे हो और ऊपर डेल्टा क्यू के लिए तुम जूल ले रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा, एक जूल में एक कैलोरी में। तो हमने क्या किया, आइदर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, हमने कहा नहीं, फिर आइदर यू कन्वर्ट दिस 1 कैलोरी पर ग्राम दैट इज दिस एस इंटू जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमने वही सोचा कि इसको हम कन्वर्ट करें 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। ग्राम डिग्री सेल्सियस तो वैसे ही रखना था हमें, क्योंकि हमने मास को पहले से ग्राम में कर लिया था। हमें बस इस कैलोरी का ध्यान रखना था जूल में। तो हमें पता है 1 कैलोरी इज़ नथिंग बट 4.18 जूल। उस हिसाब से 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बन गया 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए यहाँ पे 4.18 आया, सिंपली 1 नहीं लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ऊपर जूल वाली टर्म थी, तो 4.18 मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर में भी जूल की टर्म आ जाएगी। ठीक है, सो आइदर हम इसको कैलोरी में ले सकते थे और इसको 1 रख सकते थे, ये हमारे पास एक ऑप्शन था। या हमने दूसरा ऑप्शन क्या चुना, हम इसको जूल में रहने देते और ये कैलोरी वाले को जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये 2000 कट हो गया। ये 1000 कहाँ से आया था फिर से बता दूँ, ये 2 kg का ग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 1000 किया था हमने। ठीक है, और ये 1000 कहाँ से आया, ये काइनेटिक एनर्जी वाला 1000 है। ठीक है, 4.18 कहाँ से आया, इस 1 कैलोरी पर ग्राम मतलब एस की टर्म को जूल वाले टर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए 4.1 से ये किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो डेल्टा टी हमें मिला 1/2 इंटू 4.18 विच इज़ नथिंग बट 0.1194 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर नीचे आने के बाद इसका बढ़ जाए मैकेनिकल से। सो इन दिस क्वेश्चन हम देखते हैं, अ कॉपर क्यूब ऑफ 200 ग्राम स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, तो इसका हम कुछ स्केच निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन दिया है 37 डिग्री, और यहाँ पे कोई एक क्यूब रखा है, ये क्यूब है भाई। ठीक है, और ये क्यूब नीचे स्लाइड हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रफ सरफेस है, दिस सरफेस इज रफ मतलब फ्रिक्शन लगेगा। ऑलराइट, ओके, assume any loss in mechanical energy goes into a block as a thermal energy। ही एनर्जी का लॉस होगा ना, क्योंकि रफ सरफेस से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या होगा, लॉस होगा और ये हीट रिलीज करेगा। अच्छा, सो वो जो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। अच्छा भाई, तो पूछते हैं फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ ब्लॉक एज इट गोज डाउन बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये ब्लॉक अगर यहाँ से चला 60 सेंटीमीटर के बाद, ये ब्लॉक अगर यहाँ पे आता है 60 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड डाउन करने के बाद, तो बताओ इसने कितनी हीट जनरेट की होगी। घिसते हुए आएगा ना, खरकर 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 खरकर, तो कुछ हीट जनरेट करेगा। तो उसको उठा के देखेंगे भाई कितना गर्म हुआ है, वो कितनी हीट है वो हमें बताइए भाई। और ये ब्लॉक जो है वो कॉपर से बना हुआ है, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट होता है 420 जूल पर केजी केल्विन। इन्होंने ये डेटा गिवन दिया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है स्पेसिफिक हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको कैसे डील किया जाए, हम इसकी एक एफबीडी निकालते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इस ब्लॉक की अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालूँ, ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका क्या है 0, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है नीचे। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो दो कंडीशन हो सकती है ना, एक तो रेस्ट पे, नहीं तो एक यूनिफॉर्म मोशन पे है ये। ओके राइट, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, ये वाला कंपोनेंट हम देखते हैं, mg नीचे लग रहा है भाई। mg के दो कंपोनेंट हमने बना दिए, ये 37 डिग्री का एंगल होगा, तो ये बन जाएगा mg cos 37 डिग्री
ये बन गया mg sin 37 डिग्री। ले लो भाई, कहाँ थर्मल पढ़ रहे हो और बीच में हमने मैकेनिक्स लगा दिया, ऐसे लिंक क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना भाई, ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हमने कहा कि फ्रिक्शन भैया पीछे लगेंगे। ओके भाई, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन दिखाना बाकी है, नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। फ्री बॉडी डायग्राम हमने निकाली है, ठीक है। क्या करते हैं देखो, अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फाइनली टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ इस ब्लॉक का वो निकालना है, ठीक है। देखो हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। हम पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। और हमें पता है कि वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, अभी जस्ट देखा हमने। तो फ्रिक्शन का जो भी वर्क डन हुआ है वो किस में जा रहा है? पूरा कंप्लीटली हीट में जा रहा है। दैट मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू थर्मल एनर्जी। तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने से हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत सुंदर। देखो पहले फ्रिक्शन फोर्स कितना है पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट विल फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन, ठीक है। क्योंकि हमने देखा यार म्यू की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना, एम जी साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स एफ, बिकॉज देर इज़ नो एक्सेलरेशन। जितना एम जी साइन 37 है उतना ही क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। तुम कहोगे सर बॉडी तो मूव नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बॉडी कंटिन्यूसली फोर्सेस बैलेंस्ड होने के बाद भी मोशन में हो सकती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के बाद भी। सो एम जी साइन 37 इज इक्वल्स टू एफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना मिला भाई? हम इतना ही रख देते हैं, हम पहले इसका वर्क डन निकालते हैं, तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स इतना मिला। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। वर्क डन कितना होगा? वो निगेटिव होगा ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का आगे हो रहा है। तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं L है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, एम जी साइन 37। एम कितना है? 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10 है। साइन 37 होता है 3/5 इंटू लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी की वैल्यू हमने SI यूनिट में पुट की है, तो इसको लिखेंगे हम 0.6, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2.4 इंटू 0.6, ये आ जाएगा -0.72 जूल, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -0.72 जूल, ठीक है। अब इस स्टेप 3 में हम चलते हैं। हमें तो वर्क डन मिल गया भाई 0.72 जूल। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हमें पता है इफ़ टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स ओनली, if temperature of block increases by delta T, तो हमें पता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू होता है MS डेल्टा T, ठीक है। ये जो हमने वर्क निकाला है वो पूरा का पूरा हीट में जा रहा है। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू ब्लॉक एज अ थर्मल एनर्जी विच इज गोइंग इनटू थर्मल एनर्जी, तो हमने इसको डेल्टा Q लिखा, ठीक है। तो दिस बिकम माई डेल्टा Q, ठीक है। हीट में निगेटिव साइन नहीं डालते, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हम। तो हमने लिखा यहाँ पे 0.72 इज इक्वल्स टू, मास कितना है ब्लॉक का? 0.2, 200 ग्राम दिया था, 200 ग्राम इज नथिंग बट 0.2 kg, 0.2। स्पेसिफिक हीट सब ठीक ठाक यूनिट में दिया था, जूल में, kg, केल्विन में, तो ठीक है। हमने इसको लिख लिया यहाँ पे 420 इंटू डेल्टा T, वो तो निकालना है हमें, वो निकाल लेंगे हम। दिस इज डेल्टा T, ठीक है। ये केल्विन kg पर डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, नॉट केल्विन, उसको डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया है। अभी हम डेल्टा T यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट डेल्टा T फ्रॉम हियर। डेल्टा T कितना मिलेगा मुझे? 0.72 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 420। व्हेन वी सॉल्व दिस हमें ये मिल जाएगा डेल्टा T इज इक्वल्स टू, कम आउट टू बी आएगा 0.0084
857 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इस ब्लॉक का 60 सेंटीमीटर बाद स्लाइड होने के बाद बढ़ जाएगा 0.00857 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख लो इतना। हमें पूछा क्या है, अ हीटर कैन जनरेट 8500 किलो कैलोरीज पर आवर। इतनी हीट जनरेट कर सकता है कोई हीटर, अच्छी बात है भाई, करो हीट। पूछते हैं फिर हाउ मच वाटर इट कैन हीट फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर पर आवर। ठीक है, अगर वो क्षमता रखता है 8500 किलो कैलोरीज पर आवर की हीट जनरेट करने की, कौन, ये हीटर भाई साहब, ये सबमर्ज्ड रॉड हम यहाँ पे दिखा दे, कोई हीटर है। ठीक है, ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस 8500 किलो कैलोरीज पर आवर ऑफ हीट। ठीक है, पूछा गया है कि भैया तुमने पानी लिया, ठीक है, 1 घंटे के लिए पानी रखा तुमने, ठीक है, उसको तुम्हें 10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, कितना पानी लोगे, मास ऑफ वाटर पूछा है, कितना मास ऑफ वाटर यू विल टेक टू हीट द वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड यू आर प्रोवाइडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ हीट पर आवर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतनी दी है। ठीक है, ऑल राइट, हमने फिर सोचा, हम यहाँ पे लिखते हैं हीट रिक्वायर्ड टू हीट m मास ऑफ वाटर, m kg ऑफ वाटर पर आवर, m kg ऑफ वाटर पर आवर, इतना हमें चाहिए हीट करने को। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इज। तो हमने रिलेशन ये लगाया, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है सर, आपने m kg ऑफ वाटर पर आवर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जो हीट सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, वो किस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, किलो कैलोरीज पर आवर, मतलब ये किस में जाएगा, पर आवर के टर्म में, तो मास भी पर आवर के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किलो कैलोरीज लिखा होता तो हम यहाँ पे ये पर आवर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, दैट्स अ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट। सो यहाँ पे डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं फॉर m मास, m इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की 4200 इंटू कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 60 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, सो 4200 इंटू 50 इंटू m। ठीक है, मुझे कितना मिल जाएगा, ये 21000 इंटू m जूल्स। ठीक है, m जूल। ठीक है, इतनी हीट हमें लगेगी m मास को हीट करने में। ठीक है, हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं, हाउ मच वी आर सप्लाई, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप 1 हमारी यहाँ पे क्लियर होगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है m मास के लिए, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतना इंटू m, ये m हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ऑल राइट, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो इतनी हीट लगेगी और सप्लाई कितनी कर रहे हैं, तो m कितना हो जाएगा वो निकल आएगा, 21000 इंटू m इज इक्वल्स टू, कितनी हीट प्रोवाइड हो रही है भाई, इतनी हीट प्रोवाइड हो रही है, तो वो लिख लेते हैं 8500 किलो कैलोरीज में है भाई, ये यूनिट किस में है, जूल में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8000 किलो कैलोरीज को पर आवर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, किलो सर डेल्टा क्यू आवर में। आवर में आएगा ना, बिकॉज 60 माइनस 10 पर आवर में दिया है। रुक जाओ, देखो पहले किलो जूल पर आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे, सो यूल मल्टीप्लाई विथ 4.18, सो इसको 4.18 इंटू 8500 लिखेंगे, सो 8500 इंटू 4.18 मैंने लिखा, मैंने कहा यार किलो में नहीं, मुझे जूल में चाहिए, तो हमने इसको लिखा 4.18 इंटू 8500 इंटू जू इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटू अगेन करेंगे 10 टू द पावर 3 से। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, जूल पर आवर में। ओके, अभी यहाँ से हमें m आसानी से मिल जाएगा, m विल बी इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन फिर से बताऊंगा, लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर,
8500 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 210000। हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट मास इन kg/h में। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, तब तक हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। हीट रिक्वायर्ड टू हीट mkg, कितना मास पर आवर का वाटर है वो हमें पूछा था। 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर उसका रेज करते हैं तो हमने कहा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। इतनी हीट सप्लाई करो m मास ऑफ वाटर के लिए, m को m ही रखा, वो कैलकुलेट करना था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे थी 4200 जूल पर kg केल्विन। डेल्टा T था, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हम 60 डिग्री से 10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो 60 माइनस 10 किया हमने, ये पर आवर, ये इसका है हीट पर आवर, ये है इसका। टेम्परेचर का पर आवर नहीं पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हीट के लिए पर आवर है वाटर। ठीक है, तो ये हो गया 50, ये हो गया 4200, ये m यहाँ पे है। सो दिस मच हीट विल रिक्वायर टू हीट अप द m मास ऑफ वाटर। ठीक है, हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग दिस मच अमाउंट ऑफ हीट पर आवर। ठीक है, तो हमने उसके साथ इसको इक्वल कर दिया, इसके साथ इसको इक्वल किया, लेकिन हमने कहा रुक जाओ, ये किलो कैलोरीज पर आवर में है और ये किस में है, ये जूल्स पर आवर में है। दिस इज इन जूल्स पर आवर, क्योंकि ये मास किस में है, kg पर आवर में लिया है ना हमने मास, mkg पर आवर। ठीक है, सो दिस इज इन जूल पर आवर। हमने कहा इस कैलोरी पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर आवर में, तो किलो कैलोरी को पहले हमने किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 4.18, फिर किलो जूल को हमने जूल में किया बाय मल्टीप्लाइंग सिंपली 10⁻³। तो हमने ये नहीं लिखा, हमने इतना बड़ा नंबर इसके सामने ये लिख दिया। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट वी आर सप्लाइंग हीट फॉर दिस मच मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें m मिल जाएगा 8500 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 210000। ठीक है, सो व्हेन यू कैलकुलेट, ये कट हो जाएंगे, ये 2 0 ऊपर जाएंगे, वो -2 हो जाएगा, 10⁻⁻1 85 4.18, दिस समथिंग नियर अबाउट 169 पॉइंट के आसपास। 169. ठीक है, इतना किलो ऑफ वाटर पर आवर विल रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इतनी अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी लग रही थी उसको हीट, हमने उसकी इतनी सप्लाई की, वहाँ से हमें अननोन m मिल गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, लगभग ये लास्ट बीट होगा of this thermometry. Okay, thank you so much.